नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BSDAE 182 के चैप्टर नंबर 8 की चर्चा करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा संप्रेषण के विविध रूप। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि BSDAE 182 के लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो सारे सारे हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज का जो ये चैप्टर है एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जहां हर बार इसमें से एक प्रश्न बनता है। प्रश्न किसी भी प्रकार से हो सकता है, लेकिन आपको संप्रेषण देखते के साथ ही और संप्रेषण के विविध रूप पूछे या आपसे पूछे मौखिक संप्रेषण क्या है, लिखित संप्रेषण क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो इसी चैप्टर से बनेंगे। तो आइए इन सही प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी है, जो कि कुल मिलाकर हमें ये बताती है कि इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ेंगे हम। जो चैप्टर की शुरुआत है वो यहाँ से है, संप्रेषण का अर्थ और सिद्धांत। तो देखो, सबसे पहले मैं संप्रेषण शब्द का आपको मतलब बताता हूँ। संप्रेषण जो ये वर्ड है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आपने सुना होगा वर्ड, तो कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार, ठीक है। तो संप्रेषण का इंग्लिश में अर्थ क्या होता है? कम्युनिकेशन। अब देखो, आप सभी को पता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कोई मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, उसे अपना जीवन यापन करने के लिए एक समूह की जरूरत होती है। और जिस ग्रुप में मनुष्य रहता है उसमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, अपने विचारों को सामने रखता है। अब ये जो अपने विचार मनुष्य रखता है सामने किसी के, वो मौखिक रूप में रखता है या लिखित रूप में रखता है, या फिर वो किसी इशारे से अपनी बात को समझाता है। यानी कि हम अपने मन के विचारों को या तो बोलकर या लिखकर या फिर किसी अभिव्यक्ति के माध्यम से किसी को प्रदर्शित करेंगे। अब ऐसे में संप्रेषण क्या हो जाता है? तो संप्रेषण का मतलब हो जाता है कि अपने विचारों को किसी के सामने रखना। वो किसी भी रूप में रखा जा सकता है। जब वो मौखिक रूप में रखा जाएगा, यानी कि बोलकर रखा जाएगा, तो उसे हम मौखिक संप्रेषण कहेंगे। जब वो लिखित रूप से रखा जाएगा तो उसे हम लिखित संप्रेषण कहेंगे। और वहीं अगर हम किसी अभिव्यक्ति के माध्यम से या किसी इशारे के माध्यम से या अपने शरीर की बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से कोई चीज़ बता रहे हैं, तो वो आंगिक संप्रेषण यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा, जिसकी चर्चा इस चैप्टर में की जाएगी। जैसे कि हमारी किताब कहती है कि संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज में रहता है। तो ऐसे में वो सामाजिक लोगों के साथ संप्रेषण करता है, यानी कम्युनिकेशन करता है। इस प्रक्रिया में अकेला व्यक्ति कभी भी संप्रेषण नहीं कर सकता, ध्यान रखना। यानी कि अकेला बंदा अकेले अपने साथ रह रहा है तो अपने अंदर तो बात कर सकता है, अपने मन मन में तो बात कर सकता है अपने आप से, लेकिन वो संप्रेषण में नहीं आएगा, वो संप्रेषण की क्रिया में नहीं आएगा। क्योंकि संप्रेषण की क्रिया में यानी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एक श्रोता की जरूरत हमें जरूर पड़ेगी। श्रोता मतलब एक सुनने वाला, जो हमारी बात को सुनेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि एक श्रोता की आवश्यकता हमें पड़ेगी। अगर एक व्यक्ति कोई बात करता है तो दूसरा व्यक्ति उसे सुनता है, यानी कि संप्रेषण मिनिमम दो लोगों के बीच में होने वाली क्रिया है। तो एक व्यक्ति सामाजिक होने के साथ साथ संप्रेषणशील भी होता है, यानी कि हम समाज में रहते हैं और समाज के साथ हमारे सारे ताने बाने बुने होते हैं। और अपनी सामाजिक क्रिया के दौरान, यानी कि अपने सोशल प्रोसेस के दौरान, हम विभिन्न लोगों से जो संबंध बनाते हैं, विभिन्न लोगों के साथ जो बातचीत करते हैं, वो केवल संप्रेषण के माध्यम से यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से ही होती है। तो वस्तुतः संप्रेषण का अर्थ है किसी एक संदेश को दो व्यक्ति या समूहों को एक समान या उसी प्रकार दूसरे के पास भेजना। यानी कि एक ही मैसेज को या तो सेम उसी तरीके से हम एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति या किसी ग्रुप को भेज सकते हैं, या उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके, उसमें एडिटिंग करके भी अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या विभिन्न समूहों में भेज सकते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है इसे संप्रेषण कहते हैं। तो संप्रेषण का अर्थ समझ में आ गया आपको कि कोई एक संदेश है जो आप किसी व्यक्ति, दो व्यक्ति या किसी ग्रुप को भेज रहे हो। वो संदेश हो सकता है बिल्कुल सेम हो, या वो संदेश हो सकता है अलग अलग हो। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यहाँ पर एक चीज़ और भी लिखी है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश या जानकारी भेजना भी संप्रेषण कहलाता है। तो इसमें वक्ता होता है, श्रोता होता है, और संदेश के अतिरिक्त स्रोत, माध्यम और लक्ष्य भी होते हैं। यानी कि वक्ता यानी कि एक बोलने वाला होता है, श्रोता यानी कि एक सुनने वाला होता है, और जो हमारा मैसेज होता है उस मैसेज के अलावा उसका एक सोर्स होता है, उसका एक माध्यम होता है जिस माध्यम से हम अपना संदेश भेज रहे हैं, और उस माध्यम का एक लक्ष्य भी होता है। तो जो संप्रेषण करता है यानी कि जो व्यक्ति है, वो अपने संदेश कैसे भेज सकता है? आपको पता है आज के टाइम पे तो मोबाइल का यूज़ है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैसेज भेज देते हैं। बट पहले पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, रेडियो, इन सब विधियों का प्रयोग लगातार संप्रेषण के लिए होता रहा है। यानी कि अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर पत्र पत्रिकाओं का, पुस्तकों का, टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, रेडियो, इन सब का यूज़ हम लगातार करते रहते हैं। संप्रेषण हमारे संबंधों का निर्माण करता है, गलतफहमियों को दूर करता है,
तनाव को कम करता है, आत्मविश्वास को भी पैदा करता है। ये सारी गतिविधियां संप्रेषण के माध्यम से होती हैं। भाई मान लो एक बंदा है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, लेकिन अगर वो किसी से बात करता है तो उसका डिप्रेशन थोड़ा सा कम, तनाव थोड़ा सा क्या होता है, कम हो जाता है। तो विचार विमर्श करना जरूरी है, बात करनी जरूरी है, और ये जो बातें होंगी ये संप्रेषण के माध्यम से ही होगी। यदि किसी सूचना का अध्ययन किसी टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से किया जाएगा, जैसे कि मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप देख सकते हैं कि यदि किसी इन्फॉर्मेशन की स्टडी यानी कि यदि किसी सूचना का अध्ययन हम तकनीकी प्रक्रिया से करेंगे तो वो एक संप्रेषण सिद्धांत होगा। यानी कि संप्रेषण का तो आप समझ गए कि संप्रेषण का मतलब ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम अपने संदेशों को भेज रहे हैं, तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहला रही है, संप्रेषण कहला रही है। हम अपने यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के सामने अपने विचारों को रखना क्या कहला रहा है, संप्रेषण। लेकिन संप्रेषण का सिद्धांत क्या है, तो संप्रेषण का सिद्धांत वो होगा जिसमें हम किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। तो जब हम किसी इंफॉर्मेशन का टेक्नोलॉजी प्रोसेस से एक अध्ययन करते हैं, अपने संदेशों का सृजन करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें कोडिंग होती है, डिकोडिंग होती है, ये सब संप्रेषण सिद्धांत में आते हैं। अब देखो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्या मतलब है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये है कि जो बंदा सामने बोल रहा है तो जो सामने बैठकर उसे सुन रहा है उसे भी उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ और आप उसका अर्थ समझ पा रहे हैं तो मैंने जो बोला वो एक कोड है, और आप जो समझ रहे हैं वो आपने डिकोड कर दिया। लेकिन सपोज डैट अगर मैं हिंदी बोलता होता और आपको इंग्लिश आ रही होती, हिंदी आती ही नहीं होती, तो आप डिकोड नहीं कर पाते हिंदी का, तो हमारा संप्रेषण अधूरा रह जाता, क्योंकि मैं तो अपनी बात कहता लेकिन आप मेरी बात समझ नहीं पाते। तो भाषा को समझने के लिए दो व्यक्तियों के बीच में जो संप्रेषण हो रहा है, दो व्यक्तियों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है, उसमें दोनों व्यक्तियों को भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी को हम कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ वो एक कोड है और आप तक जो पहुँच रहा है और आप उसका अर्थ समझ ले रहे हैं तो वो डिकोड है। ठीक है, ये सब किस में हो रहा है, संप्रेषण के सिद्धांत में। तो संप्रेषण क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, ये बात आप समझ चुके हैं। संप्रेषण के 3 प्रकार हैं, मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण और आंगिक संप्रेषण। तो सबसे पहले हम मौखिक संप्रेषण यानी कि ओरल कम्युनिकेशन को समझेंगे। तो आपको पता ही है, अगर हम भाषा के विकास की बात करें तो भाषा जो है वो सबसे पहले मौखिक रूप से चलित हुई है। यानी कि लिखना इंसान ने बहुत बाद में सीखा है, मनुष्य ने पहले बोलना सीखा है। आप देख सकते हैं कि एक बच्चा जो होता है वो सबसे पहले बोलना ही सीखता है और उसके बाद लिखना शुरू करता है। इसी प्रकार से जो मानव सभ्यता का आप अध्ययन करेंगे इतिहास में तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य ने सबसे पहले बोलना ही सीखा, फिर उसने चित्र बनाने, लिखने और अलग अलग तरीके से अपनी भाषा का वहन किया। तो जब हम किसी भाषा का उल्लेख करते हैं तो भाषा में क्या होता है, बहुत सारी ध्वनियाँ बोलते हैं, हम शब्दों को बोलते हैं, और जब हम ध्वनि को बोलते हैं, शब्दों को बोलते हैं, उसमें वर्णों का प्रयोग होता है, लिपि का प्रयोग होता है। ये सारी चीज़ें हमारी मेंटलिटी के साथ चलती जाती हैं। तो आज अगर हम बात करें लिपि की यानी कि रिटन में लैंग्वेज की, तो बहुत देर से उसका विकास हुआ है। ये एक सत्य है, निर्विवाद सत्य, यानी कि इसमें कोई विरोध ही नहीं है। ये एक रियलिटी है कि भाषा की शुरुआत मौखिक रूप से हुई है। जब आदि मानव को अपने मस्तिष्क में उत्पन्न विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता हुई तो वहीं से मौखिक संप्रेषण की शुरुआत हुई। यानी कि मनुष्य के मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे थे, सोसाइटी में जो अपनी बात रखना चाहता था, वो सबसे पहले उसने बोलकर ही रखी है, क्योंकि उस समय लिखना नहीं आता था। तो संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में सीधे संवाद ही नहीं बल्कि अपने मन की अभिव्यक्ति का भी माध्यम है। तो 2 व्यक्ति आपस में जो बात करते हैं सिर्फ वही संप्रेषण नहीं है, बल्कि हमारे मन की जो अभिव्यक्ति है, जो हमारी आत्म अभिव्यक्ति है, उसका माध्यम भी कौन है, सिर्फ और सिर्फ संप्रेषण। और संप्रेषण में भी कौन सा, मौखिक। तो ओरल कम्युनिकेशन कौन सा है, जहां हम बोलकर अपने अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। जब व्यक्ति केवल अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है, यानी कि जब व्यक्ति अब केवल अपने आप को बोलना चाहता है, तो उसके समक्ष जो सुनने वाला चाहे ना हो, लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए एक श्रोता की आवश्यकता होती है। यानी कि मैं एक कमरे में अलग बंद होकर भी चीज़ों को बोल सकता हूँ, अपने आप से बातें कर सकता हूँ, लेकिन उसका अर्थ नहीं रह पाएगा, क्योंकि संप्रेषण की परिभाषा हमने पढ़ ली है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप होता है तो ही वो संप्रेषण की क्रिया में आता है। कह रहा है अगर हम आदि अवस्था की बात करें, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य ने जब शुरुआत में बात करी तो उसके बाद उसने चित्र बनाने शुरू करे। जैसे कि आपने अजंता की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं के बारे में पढ़ा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। तो कह रहा है अनेक पर्वत श्रेणियों में, गुफाओं में चित्र बनाए और चित्रलिपि की शुरुआत हुई। इसी सारणी में आगे चलकर लिपि का विकास हुआ। यानी कि मनुष्य ने जब बोलना सीखा, बोलने के बाद उसे जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी वो चित्र बनाता था, फिर धीरे धीरे करके लिपि का विकास हुआ और आदि मानव के शैल चित्रों के बाद लिपि का सबसे पहला रूप था चित्रलिपि। यानी कि शुरुआत में मनुष्य ने जो लिखा वो अक्षरों को नहीं लिखा, वो चित्रों को बनाना शुरू करा, जिसे हम चित्रलिपि कहते हैं।
उदाहरण के लिए अगर मनुष्य को पशुओं की जरूरत थी तो पशुओं का चित्र बना दिया, बर्तनों का चित्र बना दिया, हथियार का चित्र बना दिया। ऐसे बहुत सारे चित्र हमें मिले भी हैं हिस्टोरिकल प्लेस पे। तो संप्रेषण का मौखिक रूप प्रयोग के आधार पर कई प्रकार से हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें एजुकेशन में जो होते हैं वो अलग वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। जाति धर्म संबंध के आधार पर भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से किसी ऑफिस में कोई बंदा कार्य कर रहा है तो वहाँ पर वो ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़ करेगा। तो ऐसे में भाषा के आधार पर प्रयोग के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध वाक्य, एक अशुद्ध वाक्य और एक प्रचलित। देखो हम जो बात करते हैं तो हम अपने घर में अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से जो बातचीत करते हैं उसमें अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन स्कूल में टीचर से बात करते हुए हम अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। वहीं हम अगर जॉब कर रहे हैं तो अपने ऑफिस में अलग शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग के आधार पर ना मौखिक संप्रेषण कई प्रकार का होता है। तो एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, मौखिक संप्रेषण को समझाइए, तो पहले तो आप संप्रेषण की डेफिनेशन दोगे जो मैंने आपको समझाई, फिर मौखिक संप्रेषण के बारे में बताओगे। मौखिक संप्रेषण में आप बोलने के बारे में बताओगे। मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम क्या बनाता है, बोलकर बनाता है, वो लिखता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उसने शुरुआत में लिखना नहीं सीखा होगा, ऐसा माना जाता है। अब जो ये हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसके आधार पर भी जो मौखिक संप्रेषण है वो कई प्रकार का होता है। फॉर एग्जाम्पल शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है और प्रचलित भाषा के आधार पर होता है। तो देखो अशुद्ध वाचन क्या होता है? अशुद्ध वाचन ये होता है, अशुद्ध बोलना वो होता है जो व्याकरण की दृष्टि से अलग हो। फॉर एग्जाम्पल स्लैंग लैंग्वेज का यूज़ आपने देखा होगा। तो स्लैंग लैंग्वेज में क्या होता है, उसमें ये होता है कि भाई हम ना अपने मन से जो चीज़ें बोल रहे हैं वो इतनी फास्टली बोलते हैं कि भाषा विकृत रूप हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि देखो हर एक बंदे की अपनी भाषा होती है, अपनी एक स्लैंग होती है। क्योंकि 2 बंदे अलग अलग हैं, एक ही भाषा को बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी बोली में अंतर आएगा। अब ऐसे में भाषा बिगड़ जाती है और भाषा के बिगड़े हुए रूप को अशिष्ट, असभ्य, अपरिष्कृत और असंस्कृत भाषा कहते हैं। जैसे कि महाभाष्य में लिखा भी हुआ है कि ब्राह्मणे ना मलेच्छित्वे नाप भाषित्वे, यानी कि ब्राह्मण और विद्वानों को मलेच्छ भाषा यानी कि अशुद्ध भाषा का प्रयोग करना नहीं चाहिए। अशुद्ध भाषा क्या होती है? देखो जैसे कई बार आपने देखा होगा कि किसी का नाम है मोहन, लेकिन गांव में उसे बुला रहे हैं मोहनवा, ए मोहनवा। तो जो ये मोहनवा बोला उन्होंने, ये भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि हमें बोलना चाहिए इसका, लेकिन कहीं पर बोल देते हैं एकर, ओकर, गौआ, गवा। ये सब भाषा के बिगड़े हुए रूप हैं। इसी प्रकार से मैं बोला, जबकि मुझे बोलना चाहिए मैंने कहा कि आप इधर आइए, लेकिन मैं कहूँगा मैं बोला। तो ये जो मैं बोला है ये क्या है? गलत वाक्य है। मेरे से यह काम ना होगा, जबकि मुझे ये कहना चाहिए था मुझसे ये काम नहीं होगा। तो ये अपरिष्कृत भाषा है, ये भाषा का अशुद्ध रूप है। इसी प्रकार से कुछ अशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अबे तबे। कई बार गालीवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब क्या है? अशिष्ट भाषा के रूप हैं। तो जब हम मौखिक संप्रेषण करते हैं तो कई बार अशिष्ट भाषा का भी प्रयोग करते हैं। अपरिष्कृत मुहावरों का प्रयोग भी करते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, लोग बार बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मार मार कर भूस भर दूंगा, मक्खन लगाना, मक्खनबाजी, पिटाई के लिए हजामत बनाना, कचूमन निकालना। ये सब बेकार के मुहावरे हैं, ये अपरिष्कृत हैं, ये मौखिक संप्रेषण का गलत रूप है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि बोली के आधार पर, यानी कि जो हम मौखिक संप्रेषण करते हैं उसका एक अशुद्ध रूप भी होता है जो बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। अब एक मौखिक संप्रेषण का मानसिक पक्ष होता है। अब मानसिक पक्ष में क्या होता है कि जब व्यक्ति अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करता है तो उसके मन में एक फीलिंग होती है, उसके मन में एक भाव होता है, और उस भाव के हिसाब से वो चीज़ों को बोलता है। यानी कि देखो अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति किसी बात को कहना चाह रहा है तो उसके मन में कुछ भाव होंगे। हो सकता है वो भाव उग्रता का हो, व्यग्रता का हो, प्रफुल्लता का हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी से कोई बात कह रहा हूँ तो हो सकता है मैं प्रेम में वो बात बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गुस्से में वो वाला बात बोल रहा हूँ। तो जिस भाव में मैं जिस बात को बोलूँगा उसी तरीके के शब्दों का भी प्रयोग करूँगा। तो व्यक्ति की जो भावनाएं हैं वो उसके शब्दों से प्रतीत हो जाती है, उसके बोलने के तरीके से पता चल जाती है, और उसके मानसिक पक्ष के बारे में पता चल जाता है। तो मानसिक पक्ष और मौखिक पक्ष आत्मा और शरीर की तरह संबंधित हैं। यानी कि मन में जिस प्रकार की बातें उमड़ेंगी और मस्तिष्क का मूड जो जिस टाइप का होगा उस तरीके से हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है हाउ डेयर यू, तो हम किससे बोलते हैं हाउ डेयर यू, तो इसका अर्थ कुछ समझेगा ही नहीं, क्योंकि हाउ डेयर यू बोलने के लिए उसको एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। हम कैसे बोलेंगे उसको? हाउ डेयर यू,
यानी कि एक गुस्से वाला शब्द है हाउ डेयर यू, लेकिन हम उसे, एक गुस्से वाला सेंटेंस है हाउ डेयर यू, लेकिन हम उसे प्यार से अगर बोले हाउ डेयर यू, तो हाउ डेयर यू का तो कोई सेंस बनेगा ही नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ आपकी हिम्मत कैसे हुई, तो मैं कहूँ आपकी हिम्मत कैसे हुई, तो वो तो मुझे एक चांटा और मार देगा, कहेगा मेरी हिम्मत ऐसे हुई। क्योंकि आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सेंटेंस बोलने के लिए, वाक्य बोलने के लिए मुझे उसी प्रकार के भाव भी यूज करने पड़ेंगे। मुझे ऐसे करना पड़ेगा आपकी हिम्मत कैसे हुई। तो अगर हम बात करें मौखिक संप्रेषण की, तो मौखिक संप्रेषण हमारे मानसिक पक्ष से भी जुड़ा हुआ है। हम अपने मन की जो भावनाएं हैं वो भाव के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। तो मौखिक उच्चारण में संप्रेषण प्रक्रिया में शरीर के अलग अलग अवयवों की सहायता ली जाती है और ये सब ध्वनि विज्ञान का विषय है। तो आशा है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, संप्रेषण का मौखिक संप्रेषण बताइए और उसके प्रकार के बारे में बताइए। तो आई होप सो आप अच्छे से इसको समझा पाएंगे। आगे बात करें लिखित संप्रेषण की, तो इंसान ने सबसे पहले बोलना सीखा और बोलने के बाद उसने लिखना सीखा। जब उसने लिखना सीखा तो एक लिपि का विकास हुआ, भाषाओं का विकास हुआ और आज पूरे विश्व में अलग अलग भाषाएं हैं। तो शुरुआत में मनुष्य ने चित्र बनाने सीखे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो हर चीज के तो चित्र नहीं बना सकता था। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, चित्रों को लघु रूप देने के लिए उसने क्या करा, अक्षरों को बनाना शुरू कर दिया। अक्षर भी एक प्रकार की क्या थी, ध्वनियाँ थी, ध्वनियों का माध्यम ही था। तो ऐसे में करके लिपि का विकास हो गया है। यानी कि मनुष्य ने सबसे पहले अपनी भावनाएं चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की। मान लो शिकार के लिए अगर किसी को भैंस का शिकार करना था तो वो भैंस के चित्र बना देता था, लेकिन अब हर जगह तो चित्र नहीं बनाया जा सकता था। तो ऐसे में लिखावट की शुरुआत हुई। तो मनुष्य की जो ध्वनियाँ थी उन ध्वनियों को एक प्रतीक दे दिया गया। जैसे अगर मुझे आ बोलना है तो उसका एक प्रतीक दे दिया गया आ, ई बोलना है तो ई का एक प्रतीक दे दिया गया ई। तो ऐसे करके कुछ प्रतीक बना दिए गए ताकि भाषा को आसान बनाया जा सके। तो जब हम लिखित संप्रेषण की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि हम अपने शब्दों को लिखित रूप से अभिव्यक्त करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें ध्वनियों की जरूरत पड़ती है और हर एक ध्वनि एक लिपि पर आधारित है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कमल बोलना है तो कमल के लिए मेरे पास 3 ध्वनि प्रतीक होंगे, का, मा, ला, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। तो जब ऐसी हर भाषा की अपनी अपनी लिपि है, तो सबसे पहले हम वर्णात्मक लिपि व्यवस्था की बात करेंगे। देखो हर लिपि में एक वर्ण होता है। जैसे हिंदी के जो वर्ण हैं वो अ, आ, इ, उ, ए, री से ऋषि, ये सब आपने पढ़ा होगा, यानी कि स्वर और व्यंजनों के बारे में पढ़ा होगा। तो ये वर्णात्मक लिपि व्यवस्था कहलाती है। तो इसमें पूरे शब्द के लिए एक लिपि चिन्ह नहीं होता, बल्कि अक्षरों के लिए अलग अलग लिपि निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कि भारत की बात करें, यानी कि हिंदी देवनागरी लिपि की बात करें, तो हर अक्षर के लिए एक अलग प्रतीक की व्यवस्था की गई है। अक्षरों की संख्या कम होती है और शब्दों की संख्या ज़्यादा होती है, आपको पता ही है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक अक्षरों को मिलाकर शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो शब्द तो असंख्य हैं, शब्द तो लाखों करोड़ों बनाए जा सकते हैं, लेकिन अक्षर सीमित है उन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके। जैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 26 अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, लेकिन अरबों वर्ड्स हैं। तो अक्षरों को मिला मिला के नए नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो वर्णात्मक लिपि व्यवस्था सहज है, साइंटिफिक है। इसमें लिपि चिन्हों के आधार पर अक्षरों के स्थान पर वर्णों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि होती है और उस ध्वनि को ही उस भाषा का स्वनिम कहते हैं, और उसी आधार पर वहाँ की लिपि का निर्माण भी किया जाता है। और यहाँ पर आगे यही बताया गया, जैसे आवर्ण आध्वनि का चिन्ह है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लिखा है आवर्ण आध्वनि का प्रतीक है। ये वर्ण उसी रूप में लिखा जाएगा जिसमें उसका उच्चारण होगा। देखो हिंदी भाषा अन्य भाषाओं से अलग इसीलिए है कि हिंदी में जो जैसा बोला जाता है उसे वैसा ही लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में जैसे आप बोलोगे सिटी, तो सिटी बोलोगे तो CITY का यूज़ होगा, लेकिन जब आप कट बोलोगे तो CUT कट का यूज़ होगा, यानी कि का के लिए भी सी का यूज़ होगा और सा के लिए भी सी का यूज़ होगा। बट हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में जैसा बोला जाएगा वैसा ही लिखा जाएगा, जबकि अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है। फिर आगे देवनागरी लिपि में वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की है, तो पूरे की पूरा वर्ण व्यवस्था में पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। बट फिर भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि वर्ण हिंदी लिपि में वर्ण व्यवस्था की बात करें तो इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। वर्ण का प्रयोग ध्वनि के रूप में किया गया है। इसके अलावा स्वर और व्यंजनों में इसे बांटा गया है। इसके अलावा हिंदी देवनागरी लिपि की बात करें तो ये बहुत ही लचीली भाषा है। इसमें विभिन्न भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे अरबी के वर्ड, उर्दू के वर्ड, फारसी के वर्ड, अंग्रेजी के वर्ड, बहुत सारे हिंदी में यूज़ होते रहे हैं। लेकिन हिंदी में जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं अलग अलग भाषाओं के, इनके लिए भी कुछ रूल्स रखे गए हैं, कुछ नियम रखे गए हैं। जैसे इंग्लिश के जितने भी वर्ड होंगे उनके ऊपर क्या होगा, एक
निशान लगा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो हॉल मतलब बड़ा कमरा। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में बात करें तो हल्का सा अंतर भी भाषा का रूप बिगाड़ सकता है, अर्थ बिगाड़ सकता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ हॉल, हॉल माने बड़ा कमरा, लेकिन मैंने उसे हाल पढ़ दिया तो हाल का मतलब क्या होता है, दशा। मैं कह रहा हूँ खैर, खैर माने कुशल, उसके नीचे नुक्ता लगेगा। लेकिन खैर एक खाने वाली चीज़ होती है, कत्था जिसे पान में यूज़ किया जाता है। ऐसी गौर, तो गौर में नीचे नुक्ता लगा हुआ आप देख सकते हैं, छोटी सी बिंदी लगी हुई, इसे नुक्ता कहते हैं। तो गौर का मतलब होता है ध्यान, और गौर पार्वती के लिए पे यूज़ होता है। गज, तो गज में नुक्ता लगा हुआ है नीचे, तो गज आपने देखा हो 100 गज, 200 गज के घर, 300 गज के घर, यानी कि नाप के लिए यूज़ हो रहा है। जबकि गज माने हाथी भी होता है। तो हल्का हल्का सा अंतर भाषा का रूप बदल देता है, अर्थ बदल देता है। ठीक है। इसके अलावा भाषा में वे हिंदी देवनागरी लिपि की बात करें तो बहुत सारे चिन्हों का भी प्रयोग होता है, और उन चिन्हों के प्रयोग के बाद पूरे के पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहला वाक्य लिखा है रोको मत जाने दो, यानी कि उसको रोको, मत जाने मत दो, उसे रोक लो, इसका मतलब ये है। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं ये कोमा यहाँ पे लगा दूँ, रोको मत, ठीक है, जाने दो, तो रोको मत यानी कि उसे रोको मत, जाने दो, यानी कि पहले वाले वाक्य और दूसरे वाले वाक्य को सेम लिखा गया है, बस वर्णात्मक जो यहाँ पर चिन्ह लगाए गए हैं उस चिन्ह के प्रयोग की वजह से बिल्कुल अर्थ बदल जा रहा है। तो रोको मत जाने दो, विराम चिन्ह का प्रयोग अलग तरीके से किया गया। रोको मत जाने दो, यह राम की किताब है, यह राम की किताब है, यानी कि पहले वाले में बता रहा है ये राम की किताब है, दूसरे वाले में कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ये राम की किताब है, यह राम की किताब है, यानी कि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। तो हिंदी लिपि की अगर बात की जाए तो इसमें विराम चिन्ह का, बलाघात जो है, इनका जो प्रयोग किया जा रहा है, इससे ही पूरा पूरा अर्थ बदल जा रहा है। तो हिंदी लिपि में वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको पता है। तो अगर आपसे मौखिक संप्रेषण पूछे, लिखित संप्रेषण पूछे, तो आई होप सो इसका आंसर देने में आप सक्षम हैं। चैप्टर हम आगे बढ़ें तो चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा आंगिक संप्रेषण, यानी कि चैप्टर का अंतिम भाग है ये, आंगिक संप्रेषण। तो देखो, हम अपने मन के विचारों को या तो बोलकर प्रस्तुत करते हैं, लिखकर प्रस्तुत करते हैं, या अपने हाव भाव से भी लोगों को समझाने के प्रयास करते हैं, यानी कोई इशारा करके, कोई भाव भंगिमा दिखाकर, या किसी प्रकार की शारीरिक क्रिया के माध्यम से भी अपनी बात समझाते हैं लोगों को। तो आंगिक संप्रेषण का मतलब क्या हुआ, शब्द रहित संदेशन का प्रेषण, यानी कि जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से हम सामने वाले को अपनी बात समझाने का प्रयास करेंगे, अपने हाव भाव से समझाने का प्रयास करेंगे। इसे हैप्टिक संप्रेषण भी कहते हैं, शारीरिक भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। आंखों के माध्यम से भी कई बार अभिव्यक्त किया जाता है। आवाज़ या वाणी के अंतर्गत समांतर भाषा नामक अवाचिक तत्व भी शामिल होते हैं। बड़े पैमाने पर हम अपने बोलने के तरीके से, आवाज़ की गुणवत्ता से, ताल से, लय से, आलाप, आरोह अवरोह, तनाव जैसे बहुत सारे लक्षण हैं जिसके माध्यम से हम अपनी भाषा को दिखाते हैं। तो क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है कि आंगिक संप्रेषण कुल मिलाकर ये है जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, शारीरिक हाव भाव का प्रयोग करके हम अपनी भाषा को समझाने का प्रयास करेंगे, हम अपने मन की बात को समझाने का प्रयास करेंगे। इसका बड़े पैमाने पर जो यूज़ हो रहा है, वैसे तो एक नॉर्मल बंदा भी इसका यूज़ कर सकता है, जैसे अपने गुस्सा को दिखाने के लिए, नफरत को दिखाने के लिए, डर को दिखाने के लिए, खुशी को दिखाने के लिए, उदासी को दिखाने के लिए, या फिर हम आश्चर्यजनक हो गए, शॉक्ड हो गए हैं, ऐसी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए बड़े पैमाने पर हम बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। बट जो लोग मूक बधिर हैं, यानी कि बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, ऐसे बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि आंगिक संप्रेषण का प्रयोग उन्हें सिखाया जाता है। आंगिक संप्रेषण की बात करें तो ये 3 भागों में बांटा गया है। एक तो वातावरण के हिसाब से, एक शारीरिक चित्रण के हिसाब से, और एक प्रेषक और प्रेषित के व्यवहार के हिसाब से। तो भौतिक जगह के अध्ययन को प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं। तो यानी कम्युनिकेशन में एक भौतिक जगह के अध्ययन को क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमिक्स। ये वो अध्ययन है जिससे हमें पता लगाया जाता है कि हमारे आसपास का वातावरण क्या है और उसके हिसाब से हम बातचीत करते हैं। आंगिक जो संप्रेषण है हमारा, उसकी मुख्य श्रेणियाँ 4 हैं, अंतरंग, सामाजिक, व्यक्तिगत और सार्वजनिक जगह। तो हर्जी एंड डिक्सन ने ऐसे 4 क्षेत्र चिन्ह किए हैं जहां मनुष्य शब्दों का प्रयोग नहीं करता है बल्कि अपने भावों के माध्यम से सामने वाली बात समझाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक घर जहां उसके स्वामी की अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे आप हम सभी के घर हैं, लेकिन हमारे घर में कोई बंदा एंट्री जो है वो हमसे बिना पूछे तो नहीं कर सकता है, जबकि हमने बोला नहीं है, हमने बाहर लिखा नहीं है कि हमसे बिना पूछे मत आओ। बट ये बंदा अपने आप ही समझ जाता है कि भाई हमें जिसके घर में जाना है पहले डोरबेल बजानी है, नॉक करना है और तब आना है, जबकि कहानी क्या है। तो ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की श्रेणी है। दूसरा, रेलगाड़ी में हम जा रहे हैं तो अपनी सीट पर ही बैठते हैं, दूसरे की सीट पर नहीं बैठ रहे हैं। पार्किंग में अपनी जगह पर ही पार्किंग लगा रहे हैं, दूसरी जगह पर पार्किंग नहीं लगा रहे हैं।
या फुटपाथ पर दो लोग बातचीत कर रहे हैं तो हम उन्हें हटाने की जगह अब खुद ही साइड से निकल जाना सोचते हैं। तो वातावरण के हिसाब से भी कई बार हम बिना बोले अपना काम चला लेते हैं। आंगिक संप्रेषण में समय के प्रयोग का भी अध्ययन किया जाता है, जिसे हम क्रोनेमिक्स कहते हैं। समय को लेकर अनुभव और प्रतिक्रिया एक सशक्त संप्रेषण है। समय के माध्यम से इंतजार, बोलने की वाणी, गति, श्रोता कब तक सुनना चाहता है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो अमेरिकन लोग हैं, ये टाइम इनके लिए मनी है और इसे बेमतलब में नहीं गवाते, ना ही हल्के में लेते हैं। तो ऐसे देश जो बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट पर चलते हैं, ऐसे लोग जो टाइम मैनेजमेंट पर चलते हैं, इन्हें मोनोक्रॉनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोक्रॉनिक। मैंने हाईलाइट कर रखा है, जैसे अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये सब। जबकि भारत की बात करें, अमेरिका, लतीनी अमेरिका की बात करें, अरब लोगों की बात करें, ये सब पॉलीक्रॉनिक होते हैं। ये समय को लेकर ज़्यादा प्रतिबद्ध नहीं होते। ये अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, परिवार के साथ बैठे हैं, तो इन्हें इतना मतलब नहीं है, ये वहीं पर समय देंगे, बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं है। जबकि अमेरिकन जो होंगे, यूरोपियंस होंगे, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल होंगे, इनके लिए टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? मोनोक्रॉनिक। तो मान लो छोटे क्वेश्चन में पूछ ले मोनोक्रॉनिक और पॉलीक्रॉनिक क्या है, तो जो टाइम मैनेजमेंट वाले बंदे होते हैं वो मोनोक्रॉनिक होते हैं, और जो टाइम को हल्के में लेते हैं वो होते हैं पॉलीक्रॉनिक। ठीक है भाई। तो संप्रेषण में कुल मिलाकर अपनी हम भावनाओं को व्यक्त करते हैं, पारस्परिक रुख को व्यक्त करते हैं, संबंधों को व्यक्त करते हैं, अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं, ठीक है, अभिवादन को व्यक्त करते हैं। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन की बात करें, तो इसमें थोड़ी समस्याएं भी होती हैं। वो समस्याएं ये होती हैं कि कई बार सामने वाला बंदा हमारी कोडिंग को समझ नहीं पाता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है, तो इसमें IQ लेवल का हाई होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है भाई। तो जो लोग इन चुनौतियों का सामना करते हैं उन्हें एस्पर्गर सिंड्रोम या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित भी कहा जाता है, जो बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं। तो अगर कोई एग्जामिनर कोई सा भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, संप्रेषण से आप क्या समझ रहे हैं, मौखिक संप्रेषण क्या है, आंगिक संप्रेषण क्या है, लिखित संप्रेषण क्या है, तो आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हैं। चैप्टर यहीं खत्म होता है, आगे चैप्टर का सारांश दिया है। आई होप सो इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न बनता है आप उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। चीज़ें समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।